नागार्जुन। बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। व्याख्या। वर्षा ऋतु का स्वभूत वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि मैंने वर्षा ऋतु में स्वच्छ और श्वेत हिमालय पर्वत पर बादलों को भिरते हुए देखा है। पर्वत शिखर पर घिरा हुआ बादल अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। मैंने बादलों को मोती के समान शीतल बर्फ के कणों के रूप में मानसरोवर के सुनहरे कमलों पर गिरते हुए देखा है। इन पर्वत शिखरों पर पिरे बादल अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक दृश्य उपस्थित कर देते हैं। तुम हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं। उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर बिसतंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। बादल को घिरते देखा है। व्याख्या। कवि कहता है कि ऊंचे हिमालय की घाटियों में अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के सांवले नीले जल में वर्षा ऋतु की उमस की घुटन से उबकर मैदानी इलाकों से कई हंस तैरने चले आते हैं। तीखे मीठे स्वाद वाले कमल नालों को खोजते हुए तैरने वाले इन हंसों की जल क्रीड़ा का दृश्य अत्यंत आकर्षक लगता है। भाव ये है कि हंस वर्षा ऋतु में मैदानी उमस से तंग आकर उड़कर हिमालय की शीतल झीलों में चले आते हैं, जहां वे नीले जल में तैरते हुए सुंदर लगते हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थीं। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। निशा काल से चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। व्याख्या। कवि वसंत के एक सुंदर दृश्य को प्रस्तुत करते हुए कहता है, वसंत ऋतु का एक सुहावना प्रभात था। वायु मंद मंद बह रही थी। प्रातःकालीन सूर्य की किरणें सर्वत्र फैली हुई थी, जिसके कारण आसपास की चोटियां सुनहरी हो गई थीं और शोभित हो रही थी। ऐसे वातावरण में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। चकवा चकवी, जिन्हें भाग्य के अभिशाप से एक दूसरे से बिछुड़कर सारी रात बितानी होती है, जो वियोग में रात्रि भर क्रंदन करते हैं, वे अब सूर्योदय होने के कारण शांत एवं प्रसन्नचित्त हैं। रात्रि भर का वियोग सहने के पश्चात प्रातः होते ही चकवा चकवी पुनः मिल जाते हैं। कवि उन दोनों को मानसरोवर के तट पर हरी हरी काई रूपी दरी पर बैठकर प्रेम भरी तकरार करते हुए देखता है। चिर अभिशापित चकवा चकवी का पुनर्मिलन अत्यंत प्रिय प्रतीत होता है। दुर्गम बर्फानी घाटी में शत सहस्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। व्याख्या। कवि कहता है कि उसने दुर्गम बर्फीली घाटी में सैकड़ों हजारों फुट ऊंचाई पर चंचल हिरणों को दौड़ते हुए देखा है। ये चंचल और युवा हिरण अपनी ही नाभि में बसी हुई कस्तूरी की मस्त कर देने वाली सुगंध के पीछे दौड़ दौड़ कर भागता है और उसे कहीं भी न पाकर खींच उठता है। उसे स्वयं पर ही चिढ़ हो जाती है। वास्तव में कस्तूरी की गंध उसकी नाभि से ही निसृत होती है, लेकिन भोला हिरण इस सत्य से अपरिचित होता है। वो उस गंध को पाने के लिए इधर उधर दौड़ता फिरता है। कवि ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा है और उसकी कल्पना आंखों में संजोए हुए है। कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वो अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगाजल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर, कौन बताए वो छाया में बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वो कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानल से गरज गरज भिड़ते देखा है। बादल को घिरते देखा है। व्याख्या। कवि निराशा के स्वर में कहता है कि न जाने वो धनपति कुबेर, जिसने यक्ष को निर्वासन का दंड दिया था, कहाँ चला गया। उसकी वैभव नगरी अलकापुरी का भी कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध विरह काव्य मेघदूत में जिस आकाश गंगा का वर्णन किया है, वो भी न जाने कहाँ बहती है। उस आकाश गंगा का जल कहीं भी दिखाई नहीं देता। मेघदूत के पात्रों एवं स्थलों को प्रयास करने के उपरांत भी कवि नहीं खोज पाता है। जो मेघ यक्ष का दूत बनकर अलकापुरी भेजा था, वो मेघदूत भी न जाने कहाँ गया। संभवतः वो इसी पर्वत पर बरस पड़ा हो। कवि कहता है कि मेघदूत की चर्चा जाने दो।
बादलों ने प्रेम संदेश दिया हो या न दिया हो, शायद वो कालिदास की कल्पना में ही उपजा था, लेकिन मैंने इस पर्वत प्रदेश में भीषण सर्दी में गगनचुंबी कैलाश शिखर पर मेघखंडों को तूफानों से टकराते हुए देखा है। मैंने पर्वतीय प्रदेश में घिरने वाली सघन मेघमाला को गहराते हुए स्वयं देखा है। शत शत निर्झर निर्झरनी कल मुखरित देवदारू कानन में शोणित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघिड़ गलों में कानों में कुवलय लटकाए शद्दल लाल कमल श्रेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की तृप्ति पर नर्म निदाग बाल कस्तूरी मृगछालों पर पलथी मारे मदिरारुण आँखों वाले उन उन्मद किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। व्याख्या। कवि बताता है कि पर्वतीय प्रदेश में बहने वाले सैकड़ों झरने अपने जल प्रवाह से देवदार के वनों में ध्वनि करते रहते हैं। वही देवदार के वृक्षों के नीचे लाल और श्वेत भोज पत्रों से निर्मित कुटी के भीतर रंग बिरंगे फूलों से सुगंधित किए केशों को सजाकर सुंदर शंख के समान गलों में इंद्रनील मणियों के हार पहनकर कानों में नील कमल और वेणी में शद्दल लाल कमल टांगकर लाल चंदन की तिपाई पर चांदी से बने हुए और मणियों से जड़े हुए कलापूर्ण मदिरा पात्रों में अंगूरी शराब द्राक्षासव भरकर अपने सामने रखे हुए हैं। कवि ने नर्म नर्म और बेदाग के छोटे कस्तूरी मृगों की छालाओं पर पालथी मारकर बैठकर मदिरापान के कारण लाल नेत्रों से मस्त किन्नर और किन्नरियों को वंशी पर अपनी कोमल और मनोहर अंगुलियों को फेरते हुए देखा है। कवि ने बादल को घिरते हुए देखा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए एंड हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।